प्रस्ताव या संकल्प। देखिए प्रस्ताव होता क्या है, आप लोग बता सकते हैं प्रस्ताव किसे कहते हैं? प्रस्ताव एक तरह से आप कुछ किसी के सामने कोई अपना विचार रखते हैं, है कि नहीं, सहमति के लिए या असहमति के लिए। जैसे मान चलिए शादी विवाह में क्या था, एक प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे आप लोग लड़का लड़की देखा देखी का काम करते हैं, उसमें क्या है, पहले प्रस्ताव रखा जाता है, भाई ये लड़की पक्ष है, ये लड़का पक्ष है। उसके बाद मिलन होता है, बातचीत होता है, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी शादी तय हो जाता है। और प्रस्ताव नहीं पारित होता तो शादी हर तरफ की दूसरी जगह आप लोग देखते हैं। यहाँ भी प्रस्ताव क्या है, एक प्रकार का विचार है, एक प्रकार का कोई अगर योजना या कोई सरकार लाया जाता है, सरकार द्वारा लाया जाता है, देखते हैं प्रस्ताव के तौर पर लाया जाता है। क्या आपको पता है भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संसद है। इस संसद में अंदर जो बैठे हुए सदस्य है वो भी क्या है, जनता का प्रतिनिधि करते हैं। तो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विचार के कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना सही भी नहीं है ना। तो प्रस्ताव जो होता है एक तरह से विचार रखा जाता है संसद के सदन पे, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और ये प्रस्ताव कोई भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है या कोई संसद सदस्य ला सकते हैं। जरूरी नहीं है जो केवल सरकार में है वही लाए, मंत्री भी ला सकते हैं और कोई संसद सदस्य भी ला सकते हैं। प्रस्ताव किसी सदन में आता है तो प्रस्ताव आने के बाद, जैसे मान चलिए कोई मंत्री हो या किसी सदस्य ने क्या क्या एक प्रस्ताव लाया, तो प्रस्ताव बीच में सदन में रखा जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाएगा। उस पर चर्चा होगी, वही प्रश्न सवाल जवाब होगा, 11 से 12 बजे के काल में सवाल जवाब होगा। उसके बाद फिर उस पर क्या होगा, मतदान होगा। जैसे समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे, हम यहाँ कोई प्लान कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोचिंग का जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप लोगों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, भाई देखिए हम लोग कोचिंग का जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों की क्या राय है। तो ये हम प्रस्ताव रखे आपके पास। तो कुछ लोग कहेगा नहीं सर सही रहेगा, वहाँ पे पंचवटी चौक सही रहेगा, कोई कहेगा नहीं सर यहाँ से अलग हो जाएगा। अपना अपना विचार रखेंगे, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में होगा। और जब मान लीजिए चलिए हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा पक्ष में विपक्ष में, तो ठीक है मतदान करें, कौन शिफ्ट करने के पक्ष में है तो हाथ खड़ा करें, और कौन शिफ्ट करने के पक्ष में नहीं है तो हाथ नहीं खड़ा करें। तो इससे क्या हो जाएगा, देखें जिसका ज़्यादा जनसंख्या है, यानी ज़्यादा लोग पक्ष में है तो प्रस्ताव पारित हो गया, और ज़्यादा लोग विपक्ष में है तो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो प्रस्ताव क्या, एक तरह से अपना विचार रखे आप लोगों के सामने में, फिर इस पर चर्चा होती है प्रश्नकाल में, और जो 1 बजे का काल है उसमें फिर मतदान होगा। मतदान के में अगर ज़्यादा लोग समर्थन में है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और ज़्यादा लोग समर्थन में नहीं है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो प्रस्ताव क्या है, एक प्रकार का विचार है, संकल्प है, जो मंत्री भी ला सकते हैं और कोई संसद सदस्य ला सकते हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव पे चर्चा होती है, चर्चा के बाद मतदान होता है। मतदान में अगर प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा लोग चला गया तो प्रस्ताव पारित हो गया, और प्रस्ताव के विपक्ष में चला गया तो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं जो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रस्ताव हम लोग देखते हैं वो है विश्वास प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव तो आप क्लियर है ना, संकल्प आप रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। प्रस्ताव तभी पारित होगा जब आधा से ज़्यादा लोग उसमें सहमति देंगे तब, ठीक है। दो प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव देखते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव ये कहाँ पेश होता है, ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। कहाँ पेश होगा, विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है। और ये किसके द्वारा लाया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा। जो मंत्री है वो केवल मंत्री परिषद ला सकते हैं, यानी विश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। ये राज्यसभा में विश्वास प्रस्ताव नहीं आ जाता है। विश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब ये है, जब कोई सरकार बनता है तो मंत्री परिषद क्या करते हैं, एक विश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और इस प्रस्ताव का मतलब ये है, कहने का है, जो हम अपना जो बहुमत सिद्ध कर रहे हैं,
यानी हम ये बता रहे हैं भाई देखिए मेरे पास 272 लोग कम से कम हो गए, तो हम विश्वास में है कि नहीं, कि जब आप सरकार में कम से कम 272 चाहिए कि नहीं, तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। ये केवल कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में। ये विश्वास प्रस्ताव ये बताता है भाई देखिए हमने बहुमत हासिल कर लिया है। जैसे मान चलिए आपको याद है पहले बताए होंगे, जैसे मान चलिए तीन पार्टी है, एक पार्टी ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी, और आपको पता है 272 सीट चाहिए मंत्री बनने के लिए। पता चला इसको आया 240, इसको आया 200, और इसको आया कितना 103, इतना सीट आया है कि नहीं। तो अभी किसी को 272 है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, चलिए ए को बना दिए, सबसे ज़्यादा उसी को है, ए को बोल दिया भाई आप अपना मंत्री परिषद बना सकते, आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर 272 पूरा करना है। तो अभी तो आप शपथ ले लिए, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, सब चीज़ ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी आपके पास एक समस्या है, आपको 272 करना है 1 महीने के अंदर। चलिए आपने 20 महीने में क्या किया, इससे या चलिए इसमें ऐसी मान लीजिए सब कितना है, ये निर्दलीय है, निर्दलीय है, तो आपने क्या किया इसमें से 32 को खरीद लिया या 32 को अपने में शामिल कर लिए, तो आपका 272 हो गया कि नहीं। जिस दिन 272 होगा उस दिन क्या करेंगे, ये मंत्री परिषद एक क्या करेगा, जा करके लोकसभा में ये प्रस्ताव लाएगा, कहे देखिए हम अपना 272 पूरा कर दिए, तो सरकार रहेगा। अगर ये 272 नहीं कर पाया तो फिर से दूसरा को मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं कर पाया तो फिर से चुनाव होगा। कहने में समझ विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अगर पहले ही अगर 300 सीट लिया था तब इसको लाने की जरूरत थी। जैसे मान लीजिए पहले ही 300 सीट ले आया, तब 272 से पूरा सीधे सरकार बना लेगा, विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस कंडीशन में 240 था, आपने क्या किया, मंत्री बन गए और आपको 1 महीना का समय दिया गया 272 पूरा कीजिए। आप जिस दिन 272 पूरा कर लिए, 10 दिन 15 दिन 5 दिन 10 दिन में, यानी महीना भर के अंदर में, तो आप तुरंत विश्वास प्रस्ताव ले आए कहाँ पे, लोकसभा में, और कहे भाई देखिए हमने 272 पूरा कर लिया, तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, आप सरकार में रह गए। ठीक है, क्लियर इतना। एक होता है देखिए विश्वास प्रस्ताव केवल सरकार लाता है, मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, जाहिर सी बात है, विश्वास सरकार लाएगा तो अविश्वास कौन लाएगा, विपक्ष लाएगा। अब देखिए ये क्या करता है, जैसे मान के चलिए सरकार अभी है, अब इसमें जो है ए को 272 था, अब बी कितना है 200 सीट है, तो विपक्ष होने के लिए कम से कम कितना चाहिए था, 55 सीट होना चाहिए, उससे तो ज़्यादा है ही। अब क्या किया, कुछ सेटिंग कर लिया इसमें से कुछ नेताओं को, इसमें से 72 लोगों को खींचने, या इसी में से 72 लोगों को खींचने का है कि नहीं। और ये समझ गया जब इसको 272 पूरा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में विपक्ष क्या करता है, ये किसके द्वारा कौन लाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये भी किसमें, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है ये बताने के लिए भाई देखिए सामने जो सरकार है उसको 272 नहीं हो रहा है, वो गलती से 272 दिखा रहा है, हम 272 कर देंगे, इसको आप हटाइए। लेकिन ऐसा लाने के लिए कम से कम 50 सांसद की सहमति आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है। ऐसा नहीं कोई एक मंत्री जाकर उठा के ले आया, जब 50 मंत्री एक पेपर पे साइन करके देगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये कहाँ लाया जाएगा, केवल लोकसभा में। तो अब देखिए सिंपल फिर क्या होगा, ऐसे समझिए
ए ने क्या किया, पहले विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया, 240 था, उसको 1 महीना का समय दिया गया, उन्होंने 20 दिन में 272 पूरा कर लिया। 272 पूरा किया, उन्हें विश्वास प्रस्ताव ला दिया, ठीक है, उस दिन 272 सांसद ने साइन कर दिया। लेकिन विपक्ष को लगा नहीं, उसमें कुछ लोग जो मेरे पक्ष में आ सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, फिर से एक अविश्वास प्रस्ताव ले आया, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 सदस्य का अनुमति आवश्यक है, ऐसा कोई एक अकेला ले आएगा। अब इस सरकार के खिलाफ आ गया, तो सरकार के लोकसभा में क्या होगा, फिर से मतदान होगा, मतलब लोकसभा के अंदर में, और उसमें अगर फिर से ए को 272 मिल गया तो ये पारित फिर नहीं हुआ ना, लेकिन 272 पूरा नहीं कर पाया तो जो पारित यहाँ हो गया, समझ गए ना। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव में लाया गया सरकार के खिलाफ, अगर सरकार 272 सीट ले आता है तो ये पारित होगा, नहीं होगा ना। अगर 272 पूरा नहीं कर पाता तो फिर ये पारित हो जाएगा, फिर से इसको मौका मिलेगा विश्वास हासिल करने के लिए। समझ दोनों के अंदर क्या है, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों केवल लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कम से कम 50 सदस्य की अनुमति होनी आवश्यक है। क्लियर है, तो लिखिए यहाँ निंदा प्रस्ताव। निंदा किसे कहते हैं, अच्छा आपसे 3-4 शब्दों से है, आलोचना, निंदा और बुराई, तीनों में अंतर क्या है। कमी को निकालना, निंदा चर्चा करना, बुराई, देखिए सिंपल सी बुराई जो होता है, जैसे मान लिया आपके में बुराई कर रहे हैं, हम जानबूझ करके आपकी कमी को दिखा रहे हैं सबके सामने, आपको नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। निंदा भी एक प्रकार के ये बुराई ही है, मतलब आपको ये दिखाने के लिए भाई आप गलत है, ये है वो है, मतलब सामने और पीछे कहीं भी। ये आलोचना क्या है, वो कमी निकालता है, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं होता है। जैसे मान जाइए हम टीचर हैं, आप लोग यहाँ आते हैं तो हम आपकी कमी निकालते हैं, भाई देखिए आप लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये मेरा मकसद आपको बेइज्जत करना नहीं है, ये हम आपको ये दिखा रहे हैं आपकी गलती है, आप इसको सुधारिए, नहीं तो रिजल्ट देना मुश्किल हो जाएगा। तो आलोचना होता है अच्छे मकसद से बुराई करना, कमी निकालना, बुराई नहीं करना, कमी निकालना। जैसे मान लिया अभी आप आए हैं, आपके असफल होने के पीछे क्या क्या कारण है ये हम बता सकते हैं। जैसे आप रेगुलर नहीं है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्लास के जाने के बाद आप घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, तो ये सब हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, ताकि आप इसको ठीक करेंगे तो आपको आगे चल के नौकरी होगा। बुराई क्या हुआ, नौकरी अरे कोई बात नहीं, इकट्ठा बेच दिया होगा, ऐसे नौकरी होने वाला थोड़ा था उसको, या कर्जा लिया सेटिंग किया होगा, ऐसे करके ये होता बुराई, जो आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। ये आलोचना आपको सुधारने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ निंदा भी क्या है, एक प्रकार से बुराई में ही समझिए, इसको आलोचना नहीं कहिए। क्यों कि जाहिर सी बात है, अगर सरकार का विपक्ष भी सरकार के समर्थन में जवाब देने लगे तो फिर विपक्ष का मतलब ही क्या रहा। विपक्ष का काम ही है आपका गलती खोजना, है कि नहीं। अगर विपक्ष हर काम को, मान चलिए हम भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, अगर हम ये कहने लगे हमसे अच्छा वो टीचर है, तो भाई हम अपना ही बिजनेस से चौपट करेंगे ना। हम तो यहाँ खुले हम नहीं कर सकते, अरे नहीं हम यहाँ कब पढ़ दे, जाइए पटना में वो सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिल्ली जाइए वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ रखिएगा। तो भाई हम लोग का जो बिजनेस समान, जो बिजनेस प्रतिद्वंदी है, तो प्रतिद्वंदी का तारीफ हम कैसे कर सकते हैं। सेम यहाँ भी है, सरकार की तारीफ अगर विपक्ष करने लगे तब तो सरकार कभी हटेगा ही नहीं। तो सरकार क्या करती है, हर काम में जब कोई काम होता है या उसमें जो कमी दिखता है तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाते हैं, जैसे सरकार के खिलाफ लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है निंदा प्रस्ताव कौन लाएगा, सरकार लाएगा कि विपक्ष लाएगा। तो भाई कानून या
कोई योजना तो सरकार बनाते हैं ना, तो उसके विरोध में निंदा प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। तो ये प्रस्ताव भी किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। और ये भी प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर से मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? विश्वास हासिल करना पड़ता है। सेम कंडीशन है। तो याद रखें, निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रस्ताव है वो है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए, आपको पता है संसद सदस्य को अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार दिया गया है और विधायकों को 194 के तहत। तो अगर मान चले आप यहाँ बैठे हैं, आप खुलेआम किसी भी सांसद पे बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं, ठीक है, या उसके खिलाफ उसके काम में अड़ंगा लगाते हैं, तो संसद सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ला देता है। कोई भी संसद सदस्य ये ला सकता है। क्यों? कि उसके विशेषाधिकार का हनन हुआ है और ये पारित हो जाएगा तो फिर जिसने उसका हनन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? कोई भी संसद सदस्य, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में ना हो, वो अपना प्रस्ताव ला सकते हैं जब उसके किसी अधिकार का हनन होता है तब। तो ये कौन लाते हैं? कोई भी संसद सदस्य, यानी किसके द्वारा लाया जाता है? संसद सदस्य के द्वारा। ये कहाँ ला सकते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों में। लोकसभा राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा सांसद है तो वहाँ लाइए, अगर आप लोकसभा सांसद है तो यहाँ लाइए। ठीक है। यानी जो उनको अधिकार दिया गया, जैसे मान के एक सिंपल सी बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई सांसद सदस्य होता है, उस पर कोई भी केस अगर चलता है तो सत्र के दौरान और 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। और गवाही भी देने के लिए पहले लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति से अनुमति लेना पड़ेगा। अब पता चला कोई पुलिस पदाधिकारी गया और सीधे उठा लिया घर से या उसको हथकड़ी लगा दिया, तो उस कंडीशन में उसका तो विशेषाधिकार मिला हुआ है ना, सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और ना ही बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति से उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने किसी से अनुमति नहीं लिया और उसी दौरान आप उसको उठा लिए, तो उसका अधिकार कहाँ हुआ कि नहीं? तब वो प्रस्ताव ला देगा सट से, और प्रस्ताव लाएगा तुरंत आप सस्पेंड हो जाएंगे, तुरंत आप पे कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि आपने उससे विशेषाधिकार का हनन किया है। तो ये संसद सदस्य ला सकते हैं कहीं भी, लोकसभा में, राज्यसभा। अगर लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा में, और राज्यसभा सदस्य तो राज्यसभा में। तीसरा अगला जो है वो है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए, ये भी क्या है? कोई भी संसद सदस्य ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अचानक कोई इम्पोर्टेंट, बहुत लोक महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण कोई कार्य हो गया, तो बस ध्यान को आकर्षित कर, जैसे मान चलिए अभी संसद में चर्चा चल रहा है नारी सुरक्षा पे, ठीक है, पता चला कोई ऐसा घटना घट गया है जो अचानक हमको कोई नया कानून बनाना पड़ेगा, नया सिस्टम लागू करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान हटाने के लिए, जैसे मान चलिए अभी चर्चा चली नारी पे, पता था उधर हमला हो गया, कहाँ पे? बॉर्डर पे, तो उसका ज़्यादा महत्व होगा कि नहीं? तब तुरंत हटाने के लिए कोई संसद सदस्य जो है ये प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन इसके लिए पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। ये भी कहीं भी आ सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद सदस्य के द्वारा। और कहाँ भी? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन इसके लिए क्या है? पीठासीन अधिकारी समझते हैं ना, कौन होता है? अनुमति के बाद। नाम ध्यान आकर्षित है, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण का कोई काम होगा तो उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ये कोई भी सांसद सदस्य
ला सकता है। ठीक है, लेकिन लाने के लिए पहले पीठासीन अधिकारी से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला है वो है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन मतलब रोकना। और ये भी क्या है, स्थगन प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में आ सकता है, यानी किसी भी संसद सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, यानी कोई भी संसद सदस्य है वो स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन यहाँ क्या, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य की अनुमति आवश्यक है। यानी स्थगन प्रस्ताव क्या है? काम को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए बहस को रोकना है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा? कोई संसद सदस्य द्वारा, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक आदमी से नहीं होगा, कम से कम 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, कोई एक आदमी भी ला सकता है, इसमें कोई एक आदमी भी ला सकता है, इसमें कोई भी एक आदमी ला सकता है, लेकिन उसमें कम से कम 50 सदस्य की आवश्यकता चाहिए तभी। इसके बाद है समापन प्रस्ताव। तो ये भी नाम से समापन है, जब सत्र को समाप्त करना हो, सत्र को नहीं, अधिवेशन को। सत्र का समाप्ति तो चलिए राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान। समापन यानी बहस को, यानी बैठक को समाप्त करना हो या आग बंद करना हो पूरी तरह से। स्थगन क्या है? टालना। जैसे भी क्या है, जैसे अभी क्लास चल रहा है, हमने कहा था भाई 1 घंटा के लिए स्थगित किया जा रहा है, यानी 1 घंटा बाद फिर से दोबारा क्लास शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं आज का क्लास समाप्त, तो मतलब आज से ये क्लास अभी खत्म आज का। एक क्या है? टालना। दोनों मतलब समझ। स्थगन क्या है? कुछ देर के लिए टाल दिए। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे घर पे कोई काम आपके पिताजी बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? अभी नहीं, 1 घंटा बाद करेंगे। तो आप उसका क्या किया? स्थगन किए। कहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे आज, तो क्या हो गया? मना कर दिए सीधे। तो स्थगन हुआ कुछ देर के लिए टालना। तो ये भी ला सकता है कोई, लेकिन समापन क्या होगा? उस दिन का काम समाप्त करना है। तो ये भी कौन कर सकते हैं? कोई भी संसद सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई जरूरी कोई एक व्यक्ति ये प्रस्ताव ला सकता है। और लास्ट जो है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है, याद है कल बताए थे अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, जब कोई नया सरकार बनता है तो पहला सत्र का शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, और हर साल पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। ये अभिभाषण में ये बताया जाता है सरकार क्या क्या करने वाली है। और आपको पता है ये अभिभाषण तैयार कौन करता है? मंत्रिपरिषद। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया, जो अभिभाषण दिया, भाषण देने के बाद जैसे भाषण दिया तो तुरंत सरकार एक प्रस्ताव लाती है, धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, जैसे मान चलिए अभी हम राष्ट्रपति की तरह हम ये अभिभाषण दे दिए, फिर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। और आधे लोग मेरे भाषण से खुश नहीं है, ठीक है, तो ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो सरकार मंत्री को फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरा मंत्रिपरिषद को फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से नया मंत्रिपरिषद बनाइए। क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद को फिर से इस्तीफा देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद दोबारा चुना जाता है। ये पारित होना आवश्यक है। जनरली ये पारित इसलिए हो जाता है कि मंत्रिपरिषद जो सरकार बना है तो उसमें बहुमत तो है ही, पारित तो हो ही जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो फिर से मंत्रिपरिषद को बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, प्रस्ताव यानी विचार जो रखा जाता है संसद के सदन में, इस पर चर्चा होती है, मतदान होता है। अगर पक्ष में ज़्यादा मतदान है तो पारित हो गया, विपक्ष में ज़्यादा है तो पारित नहीं हुआ।
कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। एक प्रस्ताव आपने विश्वास प्रस्ताव देखा। विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और सरकार और मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ये 3 प्रस्ताव केवल लोकसभा में चालू होता है। इसके बाद है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी जब किसी संसद सदस्य का विशेषाधिकार का हनन होता है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाए, तो वो प्रस्ताव लाते हैं। फिर है ध्यान आकर्षण, यानी ये किसी अत्यंत महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए जो है संसद सदस्य ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। फिर सदन के किसी स्थगित करना है या टालना है तो कम से कम 50 सदस्य की आवश्यकता होती है और कहीं भी ला सकते हैं। समापन करने के लिए संसद सदस्य ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। और धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। अगर पक्ष में ज़्यादा मतदान हो गया तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से नया मंत्रिपरिषद बनेगा। क्लियर है?